वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर सब। और आज हम लेक्चर 3 देखेंगे एविडेंस एक्ट का। ये सीरीज़ पूरी हम करने जाएंगे। इस चैनल पे आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड द कंक्लूसिव प्रूफ। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में हमारी मदद करता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और किस तरीके से समझी जाएगी चीज़ें। तो ध्यान से देखना, आखिर तक देखना वीडियो को। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है। प्रिजम्पशन क्या होता है? सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको एविडेंस में कुछ भी बात करनी है, कोई कुछ भी सबमिट करना है, तो वो जो होगा, जो फैक्ट होगा, फैक्ट के बारे में अगर जानना है कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन की हमने जो बात करी थी एविडेंस एक्ट के, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट सब की बात करी हुई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं वीडियो को। नो कोर्ट, इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि नो कोर्ट प्लेस रिलायंस ऑन अ फैक्ट अंटिल प्रूव। कोई भी कोर्ट जब तक कि कोई फैक्ट प्रूव नहीं हो जाता है उस पर भरोसा नहीं करेगी। अब बात आती है कि प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब क्या आता है। प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब ये होता है, ये डेजिग्नेट करता है एफर्मेटिव या नेगेटिव किसी फैक्ट के बारे में। बेसिकली क्या होता है, हम प्रिज्यूम करते हैं। प्रिज्यूम वर्ड बेसिकली हम क्या किस तरीके से समझेंगे कि थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर हम लिटरल मीनिंग पे देखते हैं प्रिजम्पशन वर्ड के, तो ये मतलब निकल के आता है। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्रिजम्पशन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट इन्फ्रेंस एफर्मेटिव और नेगेटिव सम फैक्ट। बेसिकली क्या होता है प्रिजम्पशन में, जब हम किसी चीज़ को प्रिज्यूम करते हैं, या तो हम उसे पॉजिटिव सेंस में करते हैं या नेगेटिव सेंस में करते हैं। पॉजिटिव सेंस में क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि हाँ एक्स ए पर्सन कहाँ पे 11 बजे 10 तारीख को वहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंट था। एक तो प्रिजम्पशन हुई है। और नेगेटिव प्रिजम्पशन क्या होगी कि नहीं, 10 बजे 11 बजे 10 तारीख को ए पर्सन दिल्ली में प्रेजेंट नहीं था। तो ये इस तरीके से प्रिजम्पशन वर्क करती है। फिर दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं वो प्रेजेंट था, और उसमें बिहाफ पे फिर प्रूफ देती है। फिर आता है प्रिजम्पशन का एक और मतलब यहाँ पे निकल के आता है, इट इज़ ड्रॉन बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबल रीजनिंग। प्रिजम्पशन का काम ना तो पार्टीज का होता है ना और किसी का। प्रिजम्पशन कौन करता है, प्रिज्यूम कौन करता है, कोर्ट करती है। जो ट्रिब्यूनल्स होती है वो प्रिज्यूम करती है किसी भी फैक्ट को कि वो फैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ध्यान रखने की बात है। और जो प्रिजम्पशन होती है वो बेस होती है दो फैक्ट के कनेक्शन के बीच में। अगर फैक्ट्स इस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से कि वो एक पॉजिटिव प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं, देन कोर्ट एफर्मेटिव प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगी। अगर दो फैक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट है, देन कोर्ट विल फॉलो द नेगेटिव प्रिजम्पशन बेसिकली। फर्दर प्रिजम्पशन का आपको मीनिंग क्लियर हुआ कि हम किसी चीज़ को प्रिज्यूम करके चल लेंगे, हम क्या कोर्ट करेगी। फिर फर्दर इसकी बात करते हैं हम। फिर आता है कि कितनी तरह के प्रिजम्पशन होते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरह के प्रिजम्पशन चलता है बेसिकली, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट 2 तरह के प्रिजम्पशन को रिकग्नाइज करता है, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। पर एक तरीके का और प्रिजम्पशन होता है जो कि इंग्लिश लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में रिकॉग्नाइज है, जिसके हम आगे बात करेंगे, मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। फिर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट किस तरीके से काम करता है कि इन्फ्रेंस नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। बेसिकली क्या होता है, किसी भी फैक्ट, जब आप किसी फैक्ट को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उस फैक्ट को प्रिज्यूम करते हैं। बेसिकली जब किसी फैक्ट का
प्रिजम्पशन होता है तो वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहलाता है। जो आपका सेक्शन 86, 87, 88, 89 एग्जाम्पल है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के। ये क्या नेचर है इसका? ये रिवर्टेबल इन नेचर होता है। अगर कोई फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम करती है देन अदर पार्टी की जो होती है उसके पास ये राइट रहता है कि वो इस फैक्ट को रिवर्ट कर सके। ठीक है, ध्यान में रखने की बात होती है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो रिवर्टेबल होता है। इसमें एक केस आया था, केस है गीतिका बागची वर्सेस सुब्बाराव बागची 1996 का। ध्यान से सुनना, कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। कोर्ट हेल्ड दैट प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज डिस्क्रिशनरी बट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज मैंडेटरी। जो हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जाएंगे वो जो है वो मैंडेटरी होता है क्योंकि लॉ डायरेक्ट करता है उससे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे काम करता है। कोर्ट उस फैक्ट को मान भी सकती है, अफर्मेटिव भी ले सकती है और कोर्ट उस फैक्ट को डिनाई भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है कि जो दूसरी पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन खुला हुआ रहता है कि वो उस फैक्ट को जो कि कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम करा गया है उसे रिवर्ट कर सकती है। फर्दर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है दो तरीके का, एक है इरिवर्टेबल, कंक्लूसिव एंड द रिवर्टेबल। इरिवर्टेबल कौन सा होता है? जिसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा फैक्ट है जो कि इरिवर्टेबल इन नेचर है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कोर्ट ने कर लिया है जो कि इरिवर्टेबल इन नेचर है, तो दूसरी पार्टी के पास जो ऑप्शन है उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे वो कंक्लूसिव इन नेचर हो जाता है, उसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा इवन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फिर दूसरा जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आता है वो आता है रिवर्टेबल इन नेचर, आइदर एक्सप्लेन्ड अवे और रिवर्टेड बाय एविडेंस टू कॉन्ट्रारी। अगर कोई प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऐसा है जो कि रिवर्टेबल इन नेचर है, वहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, कोर्ट जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ लेगी वो या तो अफर्मेटिव सेंस में लेगी या नेगेटिव सेंस में लेगी। कहने का मतलब है या तो किसी फैक्ट को हुआ मानेगी या कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे रिवर्टेबल अगर होगा, रिवर्टेबल में दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन खुला हुआ होगा कि वो उस फैक्ट को चैलेंज कर सकती है और उसे डिस्प्रूव कर सकती है। आपके फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल इसके कौन कौन से आते हैं? सेक्शन 107, 108 एंड 112। जो जितने भी मैं आपको यहाँ पे सेक्शन पढ़ा रहा हूँ ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे, क्योंकि अभी अगर मैं उन्हें पढ़ाने जाऊँगा तो हम टॉपिक से पूरी तरीके से भटक जाएंगे। फिर आता है तीसरी तरीके का कि मिक्स प्रिजम्पशन, कन्फाइंड टू इंग्लिश लॉ ऑफ रियल प्रॉपर्टी। जो इंग्लिश लॉ ऑफ रियल प्रॉपर्टी है सिर्फ उस तक कन्फाइंड है और बेसिकली इंडिया में सिर्फ दो तरीके के जो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज करा गया है। जो सेक्शन 4 है वो आपका डील करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड द कंक्लूसिव प्रूफ से। अब बात करते हैं कि मे प्रिज्यूम क्या होता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, कोर्ट में टेक नोटिस ऑफ फैक्ट विदाउट कॉलिंग फॉर इट्स प्रूफ और मे कॉल अपॉन अ पार्टी टू प्रूव द फैक्ट। कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन हेयर। क्या होता है जब मे प्रिज्यूम कहीं पे लिखा होता है, आप कोई प्रोविज़न पढ़ोगे सेक्शन 90 जैसे मैंने एग्जांपल पे यहाँ लिखा हुआ है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है। अगर कोई 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रेजेंट करा जाता है एक राइटफुल अथॉरिटी के द्वारा, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो वो डॉक्यूमेंट है वो उसी पर्सन के द्वारा साइन करा गया है और लिखा गया है। इसके साथ साथ कोर्ट के पास ये भी प्रिजम्पशन ड्रॉ करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि कोर्ट ये कह सकती है कि हम इस डॉक्यूमेंट को सही नहीं मानते हैं और उस पार्टी को कह सकती है कि आप इसे प्रूव करिए कि ये आपके द्वारा ही लिखा गया है और आपने ही उसे साइन करा है। तो बेसिकली मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला कि या तो वो पॉजिटिव मान ले उस फैक्ट को या फिर नेगेटिव मान ले कि हाँ ऐसा फैक्ट है, ऐसा हुआ है, या सेकेंडली क्या मान सकती है कि नहीं हुआ। ये यहाँ पे सॉलिडली जो बेस करेगा वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर करेगा। फिर बात आती है आपकी
शैल प्रिज्यूम की। शैल प्रिज्यूम की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं होता कि वो अपने डिस्क्रिशन को काम करे। अगर ऐसा लिखा हुआ है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसका मतलब है कि कोर्ट को ये मान के चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी के पास ये अधिकार होता है कि वो उस फैक्ट को क्या कर सकती है, रिवर्ट कर सकती है। किस तरीके से? अपने एविडेंस देकर, अपने प्रूफ देकर। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो शैल प्रिज्यूम है वो रिवर्टेबल इन नेचर होता है। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा सेक्शन 80 में। इसमें केस आया था एक हरदन महाता वर्सेस दुखू महाता 1993 का केस है। In those questions, shall presume is mentioned. In such question of calling upon the parties to formally prove the document doesn't arise. ये आप केस रेफर कर सकते हो शैल प्रिज्यूम अगर आता है तो। यहाँ पे आपने देखा मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास दो ऑप्शन होता है, डिस्क्रिशन होता है, लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता। पार्टी के पास ये अधिकार होता है कि वो जो फैक्ट कोर्ट ने प्रिज्यूम करा है उसे रिवर्ट कर सकती है। फिर फर्दर बात करते हैं हम कंक्लूसिव प्रूफ की। कंक्लूसिव प्रूफ किस तरीके से काम करता है कि कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन एट ऑल। कोर्ट के पास किसी भी तरीके का डिस्क्रिशन नहीं होता है। ध्यान रखने की बात है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि कंक्लूसिव प्रूफ है तो वहाँ पे किस तरीके से काम चलेगा कि कोर्ट अगर किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है कि दैट इट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ, तो वहाँ पे दूसरी पार्टी के पास जो रिवर्टेबल का अधिकार था शैल प्रिज्यूम में वो भी ख़त्म हो जाता है। कोर्ट ने अगर ये मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा ही हुआ है, वहाँ पे दूसरी पार्टी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने एविडेंस दे सके या अपनी बात वहाँ पे रख सके। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कराया गया, इट कैन नॉट कॉल अपॉन अ पार्टी टू प्रूव अ फैक्ट नोर कैन अलाउ ऑपोजिट पार्टी टू एड्यूस एविडेंस टू डिस्प्रूव द फैक्ट। कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है वो कंक्लूसिव इन नेचर होता है। उसके रिवर्ट करने के लिए ना तो कोई भी एविडेंस दिया जा सकता है, न दूसरी पार्टी को अलाउ किया जा सकता है कि वो डिस्प्रूव करे ऐसे फैक्ट को। एग्जाम्पल क्या आता है इसमें, सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम इसे डील करेंगे तो तब हम देखेंगे इसमें जनरली ये प्रोविज़न क्यों लाया गया। कंक्लूसिव प्रूफ का ऑब्जेक्ट क्या था? ये था ताकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसे बचाया जा सके और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को हम बचाया जा सके कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर करके कुछ चीज़ों को, जैसे सेक्शन 41 में हम देख सकते हैं। इसमें केस आया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मोहम्मद बशीर 2019 का केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। वेयर एन एक्ट enjoin any evidence to be treated as a conclusive proof, no evidence may be adduced to contradict or vary the aforesaid conclusiveness। अगर किसी, सीधी बात है, अगर किसी एक्ट को या फैक्ट को कंक्लूसिव मान लिया गया है तो कोई किसी पार्टी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो कोई और एविडेंस उसे डिस्प्रूव करने के लिए दे सके कोर्ट के सामने। फिर फर्दर हम डील करेंगे इसमें आने वाले टॉपिक में कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। जैसे कि अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन 6 बात करेंगे रेस जस्टिस का, जिसमें प्रिंसिपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरा टारगेट है कि मैं 1500 सब्सक्राइबर करूँ, तो जल्दी जल्दी उसे अचीव करवा दीजिए। थैंक यू।